कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश देवड़ा आपका विनय क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपन कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय कर रहे थे। दोस्तों आज अपना जो चैप्टर है वो 10वां है, चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। अगर दोस्तों आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले आइकन बटन में दबाएं और पिछले वाले वीडियो का आनंद लें और अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। दोस्तों आज करेंगे बात नए साम्राज्य और राज्य, अर्थात अपन बात करेंगे दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, उसके बाद में पुष्यभूति गुप्त वंश खत्म हो गया, उसके बाद में जो गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे, साथ में वर्धन वंश की भी बात करेंगे, है ना दोस्तों। तो क्या बताती है प्रशस्तियां। दोस्तों हमने अभिलेखों की बात की, किसकी बात की दोस्तों, अभिलेखों की बात की, स्तंभ की बात की। स्तंभ का मतलब होता है जो पिलर होते हैं बड़े बड़े ना, उनके बारे में बात की दोस्तों। अब अपन बात करेंगे प्रशस्तियां, है ना दोस्तों। दीवारों के ऊपर ऐसी प्रशस्तियां लगाई गई जो चांदी की या तांबे की बनी हुई थी, उनके ऊपर राजा राजवंश के बारे में जानकारी दी गई थी, जो आज भी हमारे देश में सुरक्षित और संरक्षित की गई है ना दोस्तों। आज उन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। आपको सबसे पहले एक चित्र नजर आ रहा होगा, ये गुप्त वंश के सबसे अच्छे या सबसे बड़े सम्राट का चित्र है, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को दोस्तों है ना वीणा वादन का शौक था, इस वजह से इनके हाथों में एक वीणा का भी चित्र आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने 100 युद्धों को जीता था दोस्तों। अपने जीवन में, अपने लाइफ में 100 युद्धों को जीता, इस वजह से इसका नाम भारत का नेपोलियन पड़ा। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक भी यही है, अर्थात सबसे पहले भारत में, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के आम जनता के बीच में लाने वाला शासक समुद्रगुप्त है दोस्तों। आज इसके सिक्कों के बारे में भी अध्ययन करेंगे दोस्तों, आज इसकी प्रशस्ति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी इलाहाबाद के में अशोक स्तंभ पर लिखे एक अभिलेख से मिलती है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई थी। दोस्तों समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने एक समुद्रगुप्त के कहने पर एक प्रशस्ति का निर्माण करवाया जो इलाहाबाद में लगवाई गई, है ना। अब बात करते हैं कि ये प्रशस्ति कहाँ है और इस प्रशस्ति के ऊपर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। लेकिन अब पहले बात करते हैं प्रशस्तियां क्या होती है, प्रशस्ति को क्या कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का विशेष अभिलेख दोस्तों, जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, खुदवाया जाता है, वो अभिलेख दोस्तों, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, क्योंकि प्रयाग में मिली थी, इस वजह से प्रयाग प्रशस्ति इसका नाम पड़ा। प्रशस्ति संस्कृत शब्द है, अर्थात इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा करना। इस प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त की प्रशंसा की, क्योंकि इसने उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के भी 12 राज्यों को जीता। इस वजह से ये 100 युद्ध करता रहा अपनी जिंदगी में, इस वजह से इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसकी प्रशंसा में बहुत सारे शब्द लिखे गए, इसे योद्धा कहते हैं, इसे युद्ध का विजेता कहते हैं दोस्तों। इतना कुछ नाम दिया गया। जब ये अपने दरबार में उपस्थित होता था तो इसके सामने बहुत सारे छोटे बड़े राजा आते थे, जो इसे उपहार में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे कीमती पत्थर वगैरह इसको देते थे उपहार में दोस्तों। अब बात करते हैं प्रशस्तियां लिखना दोस्तों प्राचीन समय से हमारी भारत की एक विरासत रही है, कला रही है ना। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जो सातवां वंश का राजा था, सबसे प्रतापी राजा था, इसकी माता ने एक दान दिया था और इस दान की जानकारी दोस्तों एक अभिलेख से हमें मिलती है। इस वजह से ये स्पष्ट हो गया है कि दोस्तों कि प्रशस्तियां लिखना हमारे भारत की सबसे प्राचीन कला भी रही है ना दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे रसगुल्लो आगे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या। आपको चित्र भी नजर आ रहे होंगे और हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार भी नजर आ रहा होगा, जो मैंने इस पिक में दर्शाया हुआ है ना। आप देख पा रहे हैं एक स्तंभ लगा हुआ है लोहे का, जो करीबन 1600 सालों से हमारे देश में बिना मतलब किसी छाया के खड़ा है और पूरा धूप में खड़ा, चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, ये कई सालों से अर्थात 1600 सालों से अपनी जगह पर खड़ा है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्रशस्ति भी लिखी हुई है, इसके ऊपर वंशावली भी लिखी हुई है, जो आपको एक साइड में नजर आ रहा होगा
ये रहा चित्र। अब बात करेंगे, इसके नीचे दो सिक्के भी नजर आ रहे हैं आपको। ये समुद्रगुप्त के समय मैं बता देता हूं कि समुद्रगुप्त ने अपने समय में कुछ सिक्के जारी किए थे, सोने के सिक्के, जिसके ऊपर उसने अपनी आकृतियां, अलग अलग आकृतियों का चित्र भी अंकित करवाया। सबसे पहले आप हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यज्ञ वेदिका का चित्र नजर आ रही है। ये यज्ञ है और इस यज्ञ के पास में ये बैठा है, अर्थात ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। क्योंकि कोई भी राजा अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक यज्ञ करता था जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ के लिए क्या करता था राजा कि एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करता था, बहुत सारे पुरोहित आते थे और राजा एक अपनी निशानी के साथ में घोड़ा अपने पूरे देश में छोड़ता था स्वतंत्र। जब ये घोड़ा पूरे देश में भ्रमण कर लेता था तब जाकर वो अश्वमेध यज्ञ पूरा होता था और उस राजा को एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में समझा जाता था, अर्थात पूरे देश का स्वामी समझा जाता था। अब दूसरा जो आपके सामने जो सिक्का है वो भी सोने का सिक्का है। इसमें आपने देखा होगा जो पीछे जो मैंने एक चित्र लगाया था उसमें वीणा वादन का ना समुद्रगुप्त को शौक था दोस्तों। इसी चीज को ना दर्शाने के लिए समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर वीणा वादन का एक आकृति अंकित करवाई। ये देख लीजिए, वीणा इसके हाथों में दोस्तों। इस वीणा को बजाते हुए दर्शाया गया है क्योंकि ये वीणा का माँ भगवती का बहुत बड़ा छात्र, मतलब कह सकते हैं भक्त था, इस वजह से वीणा वादन का शौक था दोस्तों। अब बात करेंगे, इस राज्य के कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में ये कहा कि योद्धा और युद्ध को जीतने वाला राजा है, विद्वानों का आश्रयदाता, क्योंकि इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे दोस्तों, विद्वान जो बहुत बड़े उच्च पंडित होते थे, जो राजा को किसी धार्मिक विषय के बारे में सलाह मशवरा देते थे। अब बात करेंगे, और स्वयं एक कवि के रूप में समुद्रगुप्त प्रसिद्ध भी था क्योंकि वो वीणा वादन का शौक रखता था और कविताएं भी लिखता था। वीणा वादन का उसे शौक रखता था और समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया क्योंकि उसने उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के भी 12 राज्यों को जीता। लेकिन दोस्तों उत्तर भारत के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसने अपने साम्राज्य में इन्हें मिलाए रखा, लेकिन दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतने के बाद इन्हें वापस, इनके राजा को इनका राज्य वापस सौंप दिया। लेकिन इनसे बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं ली, उपहार ली और इनको अपनी अधीनता स्वीकार करा के इन्हें दक्षिण के 12 राज्यों को वापस अपना राज्य को सौंप दिया। अब बात करते हैं प्रशस्ति से हमें जानकारी क्या मिलती दोस्तों। आप है ना कुछ देर बाद में एक मानचित्र भी देखने वाले हैं। उस मानचित्र में मैंने दोस्तों कुछ ऐसे चीजें बताई हैं जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि है ना, आप अपने बुक में भी देख पाएंगे उस मानचित्र में क्या दर्शाया गया। मानचित्र में ये दिखाया गया है दोस्तों, हरे रंग से जहां रंगा हुआ जो क्षेत्र है दोस्तों वो आर्यव्रत था, अर्थात कह सकते हैं उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो आर्यव्रत कहलाता था क्योंकि यहाँ हिंदू राजा राज करते थे, इसलिए 9 राजाओं का यहाँ राज्य था। समुद्रगुप्त ने इन्हें हराकर अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के जो 12 राज्य थे जिन्हें दक्षिणापंथ के स्वामी कहते थे, ये भी इन्हीं शासकों को भी ना समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराया था और अपने अनुमति से इन्हें अपना राज्य वापस सौंप दिया था। तीसरी बात यह है दोस्तों, पड़ोसी देशों को दर्शाने के लिए मैंने मानचित्र में बैंगनी रंग का प्रयोग किया और ये बताया है कि उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र में जो राज्य थे वो समुद्रगुप्त के लिए बहुत सारे उपहार लेके आते थे, अर्थात ये 12 राज्यों की बात मैंने उत्तर भारत की है। ये 12 राज्य समुद्रगुप्त के अधीन थे, इस वजह से जब भी समुद्रगुप्त के दरबार में कोई आयोजन होता उसके लिए आते थे, समुद्रगुप्त के लिए बहुत सारे उपहार वगैरह लेके आते थे दोस्तों। अब बात करेंगे आगे प्यारे दोस्तों, वो है बाहरी क्षेत्र को दर्शाने के लिए मैंने नीले रंग का प्रयोग किया। कौन से रंग का प्रयोग किया प्यारे दोस्तों? नीले रंग का। नीले रंग का जहां मैंने मानचित्र में प्रयोग किया है दोस्तों, जिसका अर्थ यह है कि यह राज्य कुषाण शासकों के, शक शासकों के राज्य थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी सम्मिलित थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर दी और समुद्रगुप्त के साथ में अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया, अर्थात समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए बहुत सारे विवाह किए अपने जीवन में ताकि वह सारे साम्राज्यों को अपने अधीन रख सके, है ना। क्योंकि इसके जो दादा थे उन्होंने भी ऐसा ही किया और उनके बाद में समुद्रगुप्त ने जो भी राजा रहे उन्होंने भी इसकी नीतियों को ही फॉलो किया दोस्तों। अब बात करेंगे विक्रम संवत क्या। तो दोस्तों विक्रम संवत की बात करे थे 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। शकों पर क्यों चलाया था दोस्तों? क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त की थी इसने और इसकी एवज में इसने विक्रम संवत को अपना राजकीय संवत बनाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अर्थात मैं विक्रमादित्य कहलाया, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक यज्ञ भी किया, राजसूरी यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ, तब जाकर विक्रमादित्य की उपाधि वो धारण करता है। अब बात करते हैं वंशावलियों के बारे में उल्लेख होता है दोस्तों। वंशावलियां क्या होती है? राजा के बाद उसके पुत्र शासक बनते हैं और शासन करते हैं। तो गुप्त शासकों ने वंशावलियों को भी अपने साम्राज्य में लगवाया।
ताकि अपने परिवार के बारे में इतिहास में वो जानकारी दे सके। चंद्रगुप्त वंश के प्रथम शासक थे, मतलब गुप्त वंश के प्रथम शासक थे चंद्र, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा इनके बाद समुद्रगुप्त ने भी उपाधियां धारण की दोस्तों। अर्थात समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि इनके दादा चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब बात करने वाले दोस्तों आगे वो है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। दोस्तों अपन आज जो बात करेंगे वो वर्धन वंश की बात करेंगे। देखो हमने गुप्त वंश के बारे में बात की और वर्धन वंश अब हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। वर्धन वंश के बारे में बात करें तो वर्धन वंश की जो स्थापना है थानेश्वर में, थानेश्वर महाराष्ट्र की बात करूंगा, थानेश्वर में एक राजा हुए थे प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन है ना दोस्तों। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी दोस्तों। पहले बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे बेटे का नाम था हर्षवर्धन और बेटी का नाम था या पुत्री का नाम था प्रभावती वर्धन। ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने भाई की मृत्यु के बाद में दोस्तों, जैसे हर्षवर्धन के बड़े भाई राजेंद्र वर्धन की मृत्यु हो गई, इसके बाद में हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक बन जाते हैं और कन्नौज के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ में अपनी बहन का विवाह करते हैं। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए बाद में 3 राजवंशों के बीच में युद्ध भी हुआ है ना। तो वो राजवंश थे पल्लव वंश, चालुक्य वंश और हर्षवर्धन का वर्धन वंश है ना। वर्धन वंश के अब बात करते हैं। हर्षवर्धन के शासन के समय पल्लव वंश, चालुक्य वंश और दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक थे ये। पल्लव वंश का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था दोस्तों, तथा चालुक्य वंश का राज्य कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी के किनारे मैदानों तक फैला हुआ था है ना। ये दोनों राजवंश सीमा का विस्तार करने के लिए कौन से दोनों वंश दोस्तों, एक तो पल्लव वंश, दूसरा चालुक्य वंश, ये दोनों राजवंश सीमा का विस्तार करने के लिए अपने राज्य के आसपास के इलाकों पर अतिक्रमण करते रहते थे। आक्रमण करते रहते थे। हर्षवर्धन के समय इन राज्यों में कई मंदिर बनाए गए तथा ये राज्य उनकी राजधानियां भव्य नगरों में बदल गए दोस्तों। अब बात करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था और इसके बारे में हमें जानकारी इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति की प्रशस्ति से जानकारी मिलती है दोस्तों। मैंने बात की यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय है ना। पुलकेशिन द्वितीय का एक प्रसिद्ध जो दरबारी कवि था है ना, उसके बारे में हमने यहाँ बात की। दरबारी कवि का नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति का निर्माण किया। इस प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की गई है और इस प्रशस्ति में यह भी लिखा हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय ने कैसे हर्षवर्धन को हराया था कावेरी नदी के किनारे। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था उस समय की बात करें। पहले राजा अपने राज्य में भूमि कर से अपने राज्य का विस्तार करता था, भूमि कर से। बाद में कुछ बदलाव किए और प्रशासन की प्राथमिक इकाई उस समय गांव होती थी, अर्थात सर्वाधिक जो गांव में लोग रहते थे, इस वजह से जो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई, प्रथम जो इकाई है उस समय गांव होती थी। राजा ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उस समय कई कदम उठाए है ना। अब बात करते हैं कालिदास के नाटक से हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों। मेघदूत वगैरह, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह जो नाटक लिखे गए वो कालिदास के द्वारा लिखे गए। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के बारे में ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उस समय राजा, रजवाड़े और आम जनता कैसे बातचीत का अर्थात संप्रेषण का माध्यम क्या होती थी, भाषा कैसी थी उन लोगों की। तो बात करते हैं, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके नाटकों में ये बात स्पष्ट या विशेष है कि राजा और ब्राह्मण अधिकांश संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे और अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा में बोलते हुए नाटकों में दर्शाया गया। अर्थात जो अन्य लोग अर्थात आम जनता और महिलाएं गांव की, वे उस समय की जो आम भाषा है, जो उस समय आम भाषा का मतलब पाली भाषा कह सकते हैं, प्राकृत भाषा कह सकते हैं ना, वो स्थानीय भाषा में बातचीत करते हुए दर्शाए गए। चीनी यात्री फाइयान, कल हमने पढ़ा था दोस्तों, जो हमारी पिछली जो कक्षा रही थी, जो नवा जो अध्याय था, उस नवे अध्याय में मैंने बात की थी चीनी यात्री फाइयान ने भी उस समय भारत की यात्रा की थी है ना। तो फाइयान ने कहा, उस समय भारत की जनता के बारे में लिखा है कि कुछ लोग समाज के ऐसे थे जिन्हें समाज के लोग अछूत समझते थे, अर्थात जिनके स्पर्श मात्र से ना दोस्तों ये इनको अछूत समझते थे
और इनके छुई हुई किसी चीज़ को छूते भी नहीं थे, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही ये लोग भयभीत हो जाते थे, जो समाज के बड़े लोग थे। इनके लिए नगर के बाहर घर बने हुए थे दोस्तों। जब ये नगर में ये लोग अछूत लोग प्रवेश करते थे, तब ढोल नगाड़े बजाए जाते थे पहले, ताकि लोग जो बड़े कह सकते हैं उच्च वर्ण के जो लोग हैं वो इनके लिए जगह खाली कर दें और कहीं दूर दूर या ऊपर वाली जगह पर चले जाएं और स्पर्श से ही ये लोग बच जाएं। इस वजह से इन लोगों को गांव के बाहर इनका नगर बसाया गया। और जब ये लोग नगर में प्रवेश करते थे दोस्तों, इससे पहले इनके लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि आम जो लोग हैं, बड़ी जातियों के जो लोग हैं, वो इनको छू ना सके और ना ही ये लोग इनको छू सके। ठीक है दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा हमारे इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करने की कोशिश भी करें। धन्यवाद। कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद।